जय हिंद दोस्तों। महज 27 लाख की आबादी वाला मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश है जिसने भारत सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। यह देश है कतर, जिसने भारत के 8 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। और ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। ये पिछले 1 साल से कतर की जेल में कैद हैं और हाल ही में 26 अक्टूबर को इन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। अब सबकी नजरें भारत सरकार पर टिकी हुई हैं। कैसे इन ऑफिसर्स को मौत की सजा से बचाया जा सकता है और कतर की कैद से आजाद करवाकर अपने देश लाया जा सकता है। यह भारत की विदेश नीति की अग्नि परीक्षा की घड़ी है। भारत की विदेश नीति ने पिछले काफी समय से देश में सुर्खियां बटोरी हैं। कई मुश्किल समय में अपने डिप्लोमेटिक प्रेशर से प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स को सही सलामत वापस लेकर आना हो। ऐसे ही 1990s में कुवैत पर इराक के अटैक के समय वहां फंसे इंडियंस को निकालना हो। आज मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के बढ़िया डिप्लोमेटिक रिलेशन है और कतर भी उनमें से ही एक है। लेकिन अच्छे रिलेशन होने के बावजूद भी कतर ने भारत के साथ इस मुद्दे पर जो व्यवहार किया है उससे खुद इंडियन गवर्नमेंट भी हैरान है। चैप्टर 1 व्हाट हैपेंड टू नेवी ऑफिसर्स। ये ऑफिसर्स कतर में क्या कर रहे थे? तो देखो, ये ऑफिसर्स मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर वहां काम करते थे, जहां ये दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विस नाम की कंपनी से जुड़े हुए थे। ये कंपनी कतर की नेवी के साथ मिलकर के काम करती है, जैसे कि उनके सैनिकों को ट्रेनिंग देना, उनके इक्विपमेंट्स और डिवाइसेज को मेंटेनेंस करना। ये नेवी ऑफिसर्स भी इस ट्रेनिंग मॉड्यूल का ही एक हिस्सा थे। और ये कंपनी कोई अनजान कंपनी नहीं थी, बल्कि भारत और कतर के रिश्तों को सुधारने में तो इस कंपनी का बड़ा रोल रहा है। भारतीय दूतावास के कई अधिकारी भी इस कंपनी का दौरा कर चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसी कंपनीज केवल कतर में ही काम करती हैं। कई देशों की आर्मी इस तरह की कंपनियों के साथ मिलकर के काम करती है। इन ऑफिसर्स को 30 अगस्त 2022 की रात को अचानक कतर में इनके घरों से अरेस्ट किया गया। 1 महीने तक कतर की सरकार ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, नहीं ये पता कि इन्हें कहां पर रखा गया है। आखिर 30 सितंबर को पहली बार इन ऑफिसर्स को इनके परिवार वालों से बातचीत करवाई गई। इससे 1 महीने के दौरान भारतीय अथॉरिटी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इनके ऊपर क्या आरोप लगे हैं और क्यों इन्हें अरेस्ट किया गया है, इस बारे में अभी तक भी भारत सरकार को कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। जबकि यूनाइटेड नेशंस का वियना कन्वेंशन ये कहता है कि जब किसी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तो उस देश के अधिकारियों को इस बारे में जरूर बताना पड़ेगा। 1998 में कतर ने भी इस कन्वेंशन को स्वीकार कर लिया था, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर क्या हुआ ये आपने देख ही लिया। आधी रात को अरेस्ट किया जाता है, आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया जाता है, सीक्रेट तरीके से ट्रायल पूरा कर लिया जाता है और अब अचानक मौत की सजा। ये सभी वजह इस केस को एक मिस्टीरियस केस बना रही है। अब अगर आरोपों की बात करें तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में एक स्टोरी चल रही है कि इन लोगों पर जासूसी का आरोप है। ये कतर की सीक्रेट इंफॉर्मेशन इजराइल को पहुंचाते थे और इंफॉर्मेशन ये थी कि कतर इटली के साथ एक डील कर रहा था जिसमें उसे हाईटेक पनडुब्बी मिलने वाली थी। तो इस पनडुब्बी से जुड़ी डिटेल्स ये ऑफिसर्स इजराइल के साथ शेयर कर रहे थे। लेकिन इन आरोपों की तब तक कोई पुष्टि नहीं हो सकती जब तक कि कतर गवर्नमेंट कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं कर देती या इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई डिटेल शेयर नहीं कर देती। चैप्टर 2 कतर के नियम कायदे। दोस्तों, कतर में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजशाही का शासन चलता है। एक अमीर फैमिली ही कतर को कंट्रोल करती है और जुडिशरी सिस्टम शरिया रूल्स के हिसाब से चलता है। ये जुडिशियल सिस्टम 3 स्टेप में काम करता है। पहला है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस यानी कि लोअर कोर्ट, दूसरा है द अपील कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट के बराबर, और तीसरा है कोर्ट ऑफ कैसेशन यानी सुप्रीम कोर्ट के बराबर। और अब इन सब के बाद सबसे ऊपर है कतर के अमीर। जैसा ये चाहेंगे आखिर में वैसा ही होता है। कतर के अमीर देश के नेशनल डे पर कई लोगों की सजा को भी माफ कर देते हैं। कतर में ज्यादातर बाहरी लोग काम करते हैं। अगर वो किसी केस में फंस जाएं तो उनका बचना काफी मुश्किल होता है। कतर के कानून के अनुसार सिर्फ कतर का लॉयर ही उनके बचाव पक्ष को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसलिए विदेशी नागरिक अपने देश के वकील तक हायर नहीं कर सकते हैं जो उनकी भाषा में समझते हो। वहां पर अलग भाषा में केस चलता है। विदेशी नागरिक को पता ही नहीं चल पाता कि कब ट्रायल पूरा हो जाता है, किस आरोप में उन्हें सजा सुना दी गई है और क्या उन्हें सजा सुनाई गई है। सेंसिटिव मामलों में लोअर कोर्ट से अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सजा के पलटने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है और विदेशी नागरिकों के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि ज्यादातर खाड़ी देशों में डेथ पेनल्टी देना आम बात है। अगर भारत में किसी को डेथ पेनल्टी की सजा मिलती है तो उसके लिए काफी लंबी प्रोसेस चलती है और पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। लेकिन खाड़ी के देशों में ये प्रोसेस सीक्रेट और तेजी से कंप्लीट की जाती है। ऐसे ही इस केस में भी हुआ है। चैप्टर 3 कैन इंडिया सेव देम।
भारत के कतर के साथ बढ़िया डिप्लोमेटिक रिलेशन है। कतर की 27 लाख की आबादी में 60% लोग विदेशी हैं और इनमें भी 21% तो भारतीय मूल के लोग हैं। भारत से काफी लोग कतर में काम करने जाते हैं। भारतीय लोगों की संख्या वहां पर लगभग 7 लाख के आसपास है। कतर दुनिया का 13th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, लेकिन इसके अलावा वो एक और चीज भी प्रोड्यूस करता है, वो है LNG यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस। भारत जितना LNG और LPG गैस दुनिया भर से मंगवाता है, उसका 40% हिस्सा कतर ही सप्लाई करता है। तो ट्रेड रिलेशन की वजह से सबसे पहले तो भारत के पास डिप्लोमेटिक ऑप्शन है। वैसे भी कतर ने अभी तक बहुत सी जानकारियां शेयर नहीं की है, तो डिप्लोमेटिक तरीके से उसके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। भारत के रिलेशन बाकी मिडिल ईस्ट देशों से भी काफी बढ़िया है, तो इनके जरिए भी भारत कतर पर दबाव बना सकता है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अभी डेथ पेनल्टी की सजा केवल लोअर कोर्ट ने सुनाई है और अभी उनके पास ऊपर की 2 और कोर्ट में जाने का विकल्प मौजूद है। अगर इस कोर्ट में भी उनको बचाने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता है, तो फिर कतर के अमीर के जरिए इनको माफी दिला करके बचाया जा सकता है और ये काम सरकार के लेवल पर ही हो सकता है। ये भी संभव है कि पीएम मोदी डायरेक्ट कतर के अमीर से बात कर ले। पीएम मोदी के उनके साथ बढ़िया रिलेशन बताए जाते हैं। वैसे भी साल 2016 में पीएम मोदी कतर की यात्रा भी कर चुके हैं। हालांकि इन सब के अलावा भी भारत के पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन जहां तक संभव है शायद डिप्लोमेटिक प्रेशर के जरिए भारत आसानी से इनकी सजा को माफ करवा देगा। चैप्टर 4 कतर का डबल गेम। दोस्तों, कतर दुनिया भर में डबल गेम खेलता है। ये वो देश है जो खुले तौर पर टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। कतर पर कई बार ये आरोप लग चुके हैं कि वह अल कायदा, अल नुसरा, ISIS जैसे ग्रुप्स को फंडिंग करता है। साल 2016 में तो देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने एक भाषण दिया था, जिसमें वो इस्लामिक गुट हमास, हिजबुल्लाह और मुस्लिम ब्रदरहुड की तारीफ कर रहे थे। आज से 6 साल पहले ही खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि कतर बहुत बड़े लेवल पर टेरर्स को पैसे देता है। इसके बाद तो सऊदी अरब, UAE, बहरीन सहित 9 और देशों ने कतर के साथ अपने रिश्ते भी तोड़ दिए थे। अभी हाल ही में जो इजराइल और हमास के बीच वॉर चल रही है, उसमें भी हमास का लीडर कतर की राजधानी दोहा में बैठकर ही पूरे हमास को कंट्रोल करता है। दुनिया भर में अगर कोई भी टेरर ग्रुप से वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका के किसी नागरिक को किडनैप कर लेता है, तो ये देश कतर पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि कतर इन ग्रुप्स के साथ निगोशिएशन करता है। जैसे हाल ही में इजराइल वॉर में इसने हमास के साथ निगोशिएशन करके अमेरिका के 2 नागरिकों को रिहा करवाया था। ऐसे ही तालिबान के साथ निगोशिएशन करके अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकलवाया था। खैर, अभी तो हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भारत कतर के साथ बढ़िया डिप्लोमेसी के जरिए उन 8 नागरिकों की जान बचा ले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। वहीं अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।